हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है खुशबू एकेडमी में। फ्रेंड, आज हम सीडीपी में आगे का चैप्टर लेंगे मानवतावाद। ओके, तो आइए जानते हैं मानवतावाद क्या है। मनोविज्ञान का यह संप्रदाय अब्राहम मैस्लो द्वारा शुरू किया गया है। किसके द्वारा फ्रेंड्स? अब्राहम मैस्लो के द्वारा। नेक्स्ट है, मैस्लो ने इस विचारधारा की शुरुआत फ्रायड के मनोविशेषणवाद के खिलाफ किया था। फ्रायड के मनोविशेषण के वाद के खिलाफ भी किया था। ओके, नेक्स्ट है, फ्रायड ने अपने सिद्धांत में मनुष्य का पाशविक राक्षसी प्रवृत्ति से प्रेरित बताया है कि जो अचेतन चलाया जाता है। नेक्स्ट है, इसके विरुद्ध मैस्लो ने व्यक्ति को एक अच्छा और चिंतनशील प्राणी मानी है जो कठिन परिश्रम द्वारा अपना जीवन के मांगने की पूर्ति करता है। ठीक। नेक्स्ट है, बच्चे अपनी वृद्धि और विकास के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। नेक्स्ट है, मैस्लो का मनोविज्ञान में सबसे बड़ा योगदान उनका अभिप्रेरणा का पदानुक्रमिक सिद्धांत है। कौन सा सिद्धांत है? पदानुक्रमिक सिद्धांत है। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत में 5 प्रकार की मांगों का वर्णन किया है जिन्हें एक त्रिभुज में दर्शाया जाता है, जिसे हम मैस्लो का त्रिभुज कहते हैं। ओके, नेक्स्ट है, इसमें से पहली 3 मांगों को निम्न स्तरीय मांग और सम्मान तथा आत्म सिद्धिकरण की मांग को उच्च स्तरीय मांग कहा जाता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, मैस्लो मानते थे कि उनकी अंतिम मांग पर पहुंचना अत्यंत कठिन है, इसलिए दुनिया के 5% लोग ही अंतिम मांग पर पहुंच पाते हैं। आइए जानते हैं इनका 5 अंतिम मांग कौन कौन सा है। तो 5वां है जो उच्च स्तरीय पे है, 2 उच्च स्तरीय पे है और 3 निम्न स्तरीय पे है। तो जानते हैं उच्च स्तरीय पे कौन कौन सा है? आत्म सिद्धिकरण और सर्वोच्च। दूसरा है समान पहचान, जो सम्मान से पहचान होता है। तीसरा है समाजीकरण, प्रेम, लगान, मांग, परिवार, मित्र, रिश्तेदार आते हैं समाजीकरण में। ये निम्न स्तरीय है। दूसरा है सुरक्षा मांग। सुरक्षा मांग में शारीरिक, आर्थिक। फर्स्ट है जैविक मांग। जैविक मांग में आएगा भोजन, पानी, नींद। आइए इनका सिद्धांत जानते हैं। मानवतावाद कौन सा सिद्धांत दिए हैं? पहला है पदानुक्रमिक मांग का सिद्धांत। दूसरा है मांग वन आपूर्ति का सिद्धांत। तीसरा है नाभिक मांग का सिद्धांत। फ्रेंड्स, चौथा है मानवतावादी सिद्धांत। 5वां है आत्मसिद्धिकरण, स्वयं अर्थात करण का सिद्धांत। इनका बुक्स देखते हैं। मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी, ए थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन। तीसरा है द पावर ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन।
नेक्स्ट चैप्टर है फ्रेंड्स मनोविश्लेषण। आइए मनोविश्लेषण में जानते हैं। 1900 के आसपास यूरोप के ऑस्ट्रेलिया से सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का जन्म हुआ। कहाँ जन्म हुआ? 19 के आसपास यूरोप के ऑस्ट्रेलिया से सिगमंड फ्रायड के नेतृत्व में मनोविज्ञान के मनोविश्लेषणवादी संप्रदाय का जन्म हुआ। नेक्स्ट है मनुष्य की आपराधिक प्रवृत्ति, अनैतिक कामनाशन आदि का कारण मानव को अचेतन मन को मानते हुए फ्रायड ने अचेतन मन पर जोर दिया। ओके, नेक्स्ट है फ्रायड ने मानव की मस्तिष्क की तुलना एक विशाल तैरते हुए हिमखंड से की है। किससे की है? एक विशाल तैरते हुए हिमखंड से की है मानव की मस्तिष्क की तुलना फ्रायड ने। ओके, जिसका पानी के बाहर दिखाई देता है 10% और भाग चेतन तथा पानी में डूबा हुआ 90% भाग अचेतन है। ओके, जो पानी के बाहर दिखाई देता है वो 10% है और भाग चेतन तथा पानी में डूबा हुआ है 90% भाग अचेतन है। नेक्स्ट है फ्रायड ने निम्न सिद्धांत की रचना की। आइए फर्स्ट जानते हैं फ्रायड का चेतना का विभाजन। फ्रायड ने चेतना में 3 स्तर माना है। तो फर्स्ट है चेतन। चेतन वर्तमान में हमारे संज्ञान में मौजूद प्रत्येक जानकारी हमारा चेतन है। दूसरा है अचेतन, अर्धचेतन। इसको 2 नाम से जानते हैं, या अवचेतन बोलिए या फिर अर्धचेतन बोलिए। ऐसी जानकारी जो कुछ समय के लिए चेतन से बाहर हो गई है लेकिन ज़रूरत पड़ने पर प्रयास द्वारा चेतन में लाई जा सके, उसे अवचेतन या अर्धचेतन बोलते हैं। जैसे किसी का भूला हुआ नाम याद आना। ओके फ्रेंड्स, जैसे कोई चीज़ भूल जाए फिर प्रयास करके उसे याद कर लिया जाए तो उसे अचेतन या अर्धचेतन बोलते हैं। नेक्स्ट है अचेतन। ऐसा अनजान, डर, खतरा, असुरक्षा की भावना जिसके कारण चेतन में कहीं मौजूद नहीं है तो उसे अचेतन माना जाएगा। जैसे में स्वप्न में एक अनजान शख्स को देखना। ओके, जिससे हम लोग किसी को जानते ही नहीं हैं, उसे अचेतन कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट है फ्रायड का विस्मृति का सिद्धांत। फ्रायड के विस्मृति के सिद्धांत को सक्रिय विस्मृति दमन का सिद्धांत भी कहते हैं। यह सिद्धांत उन्होंने स्मृति व विस्मृति के अध्ययन के जनक हरमन एबिंगहास के विस्मृति के सिद्धांत के खिलाफ दिया था, जिन्हें हम निष्क्रिय विस्मृति अभ्यास का सिद्धांत भी कहते हैं। फ्रायड के अनुसार हम अपनी दुखद यादों को जानबूझकर सक्रिय बलपूर्वक दमन भुला देते हैं। ओके, फ्रायड के अनुसार हम अपनी जो दुख वाली यादों को जानबूझकर सक्रिय बलपूर्वक दमन को भुला देते हैं। फ्रायड का व्यक्तित्व का विभाजन। आइए, चेतना की तरह फ्रायड ने व्यक्ति के भी 3 स्तर माने जाते हैं, जिन्हें हम क्रमशः इदम,
अहम पराहम कहते हैं। ईदम का सर्वाधिक विकास शैशवावस्था, पराहम का सर्वाधिक विकास बाल्यावस्था में होता है। ईदम अहम पराहम को क्रमशः सुखवादी, वास्तविक तथा आदर्शवादी कहा जाता है। ईदम का निर्माण वास्तव में सिर्फ अचेतन से हुआ है, जबकि अहम तथा पराहम चेतन से बने हैं। आइए समझाते हैं कि अहम, ईदम, पराहम क्या होता है। फ्रेंड्स, ये आप लोग को स्ट्रक्चर दिख रहा है, इससे आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ईदम वाला जो बालक होता है, जिसे ईदम का ईदम वाला बालक वो बेलगाम घोड़ा होता है। उसमें अतृप्त होता है, इच्छा होता है, मार काट का होता है, अनैतिक कामनावास होता है। वो किसी का नहीं सुनता है अपने आगे। और जो अहम ईगो वाला होता है, उस पर तो घुड़सवार होता है फ्रेंड्स। वो वास्तविकतावादी होता है, तार्किक होता है, समायोजित होता है। और जो पराहम सुपर ईगो, पराहम को क्या बोलते हैं, सुपर ईगो, उसे लगाम किया जा सकता है। धर्म, नैतिकता, अन्यायिता। ओके फ्रेंड्स, संतुलित व्यक्ति को अपने ईदम में नियंत्रण में रखते हुए वास्तविकतावादी अहम की सलाह लेकर पराहम के नियमों का अनुसरण करना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, फ्रायड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत। आइए, फर्स्ट पॉइंट है, इस सिद्धांत में फ्रायड ने व्यक्ति विकास को 5 अवस्थाएं बताई हैं। आइए फ्रेंड, जानते हैं कौन कौन सा। यह सिद्धांत कामवासना के विकास को भी दर्शाता है, जो प्रत्येक अवस्था में अपना केंद्र बदलती है। इसमें से तीसरी अवस्था पूर्व विद्यालय की उम्र, जबकि चौथी अवस्था को प्राथमिक विद्यालय की उम्र में भी कहते हैं। तीसरी अवस्था में समलिंगी हिस्सों को जन्म होता है, अर्थात इसे ही फ्रायड ने इलेक्ट्रा 1 ओडियस ग्रंथि कहा है। चौथी अवस्था में पराहम में हॉबी होने से कामवासना शांति होती है तथा समलिंगी प्रेम या जन्म होता है, जिसे सखी और सखा भाव भी कहते हैं। ओके, आइए, मनोविश्लेषण का अवस्था का नाम, उम्र, कामवासना का केंद्र। पहला है मुखी अवस्था, जन्म से 1 वर्ष तक, जिसे बोलते हैं मुख पर। दूसरा है गुदी अवस्था, 1 वर्ष से 3 वर्ष तक, जिसे बोलते हैं गुदा पे। तीसरा है लिंगी अवस्था, 3 से 6 वर्ष तक, जिसे बोलते हैं समलिंगी ईर्ष्या। चौथा है सुप्तावस्था या अत्यक्तावस्था, 6 से 12 वर्ष तक, जिसे बोलते हैं शांत समलिंगी प्रेम। पांचवा है जनेंद्री अवस्था, 12 से 20 वर्ष तक, इसे बोलते हैं यौनांगों पर विषम लिंगी प्रेम। फ्रायड की स्वप्न विश्लेषण विधि। फ्रायड के अनुसार हमारा चेतना हमारे अचेतन को
प्रकट होने से रोकता है, लेकिन मौका पाते ही हमारा चेतन खुद को शब्दों और चित्रों, जुबान, फिसलने, नींद में बड़बड़ाने आदि के द्वारा प्रकट करता है। वह विधि जिसमें किसी व्यक्ति के अचेतन का अध्ययन करने के लिए उसके सपनों का सहारा लिया जाता है, उसे स्वप्न विश्लेषण विधि भी कहते हैं। ओके। फ्रायड का विप्रेरणा का सिद्धांत। इस सिद्धांत को मूल इच्छा का सिद्धांत भी कहा जाता है, जिसे फ्रायड ने मूल इच्छा के रूप में दो प्रतीक हैं। ए जीवन मूल इच्छा, बी मृत्यु मूल इच्छा। जीवन मूल इच्छा में इरोस के है तो विकास, सफलता, नैतिक कामना, वासना। और मृत्यु मूल इच्छा में विनाश, असफलता, अनैतिक काम, वासना। ओके। सुरक्षा प्राणी देखते हैं मनोविश्लेषण का। चिंताओं, तनाव, कुंठा आदि से नियंत्रणे की प्राणी ही इच्छा प्राणी कहलाती है। फ्रायड ने इसके अंतर्गत निम्न शब्दों का प्रयोग किया है। तो आइए जानते हैं निम्न शब्दों का प्रयोग का पहला पॉइंट, प्रतिक्रिया निर्माण। अपनी गलती को अनदेखी करके सामने वाले की गलती पर फोकस करना। ओके। दूसरा है युक्तिकरण। प्रयास करने पर भी सफलता न मिलने पर सच न स्वीकार करके बहाने बनाना, जैसे अंगूर खट्टे हैं। ओके। ये तो एग्जाम्पल आप लोग बहुत सुने होंगे। नेक्स्ट है प्रक्षेपण। अपनी खुद की काबिलियत भी कमी के कारण असफल व्यक्ति का खुद को दोष देकर परीक्षक को दोष देना। चौथा है विस्थापन। एक जगह की भड़ास दूसरी जगह निकालना, जैसे अध्यापक की डांट खाकर घर आए छात्र अपने छोटे भाई बहन को डांटना। प्रत्यागमन, उल्टा जाना या विपरीत। उम्र या परिस्थिति के विपरीत व्यवहार करना, जैसे किसी मृत्यु होने पर हंसना। रॉक। छठवां है पहचान निर्माण या तथ्यात्मकरण। अपनी पहचान में खास न होने से किसी प्रसिद्ध व्यक्ति से अपनी पहचान जोड़ लेना। सातवां है मांगांतरीकरण। किसी गंदी आदत का मार्ग बदलकर उससे अच्छी आदत बनाना, जैसे घूसा मारने में माहिर व्यक्ति का किसी प्रतियोगिता में मुक्केबाज बनना। ओके। नेक्स्ट है उदारीकरण या शोधन। किसी खतरनाक हो चुकी आदत या संवेग को जिसके समाज द्वारा स्वीकार नहीं किया गया हो, उसे प्रत्यक्ष न प्रकट करके परोक्ष प्रकट जानना, जैसे काम वासना से पगलाए व्यक्ति का कवि बनकर एक अश्लील कविता द्वारा अपनी कामवासना अप्रत्यक्ष प्रकट करना। दमन। कोई अन्य विकल्प न बचने पर शक्ति का प्रयोग करके समस्या को जड़ से मिटा देना। नेक्स्ट है पलायनवाद। वास्तविक जीवन की चुनौतियों से भागने की प्रवृत्ति। वास्तविक जीवनों की चुनौतियों से भागने की प्रवृत्ति। नेक्स्ट है दिवा स्वप्न।
वास्तविक जीवन में असफल व्यक्ति का कल्पना में सफल होकर संतुष्ट होना। इंकार, जो दिमाग में चल रहा है उसके विपरीत बताना या कहना। लिबिडो, कामवासना को जीवन ऊर्जा को मानते हुए फ्रायड ने इसे लिबिडो कहा है। नार्सिसिज्म, यह शब्द फ्रायड ने शिशुअवस्था में स्वार्थी प्रवृत्ति या स्वमोह के लिए प्रयोग किया है, जबकि किशोरावस्था में यह शब्द खुद पर मोहित या स्वमोह के लिए प्रयोग होता है। जो बालक खुद से प्यार करते उसे बोलते हैं नार्सिसिज्म। 15वां है समलिंगी इच्छा। बालक ओडियस ग्रंथि, जैसे माता प्रेम पिता ईर्षा। बालक होते हैं तो माता प्रेम करती हैं, पिता ईर्षा करते हैं, उसे ओडियस ग्रंथि बोलते हैं। और बी है बालिका इलेक्टा ग्रंथि, जिसे माता ईर्षा और पिता प्रेम करते हैं। ओके, आइए बुक जानते हैं। फर्स्ट है द इंटर